Hello and welcome to the channel once again. So this is lecture number 4 you are watching. इससे पहले lecture number 1, 2, 3 आपने देखे हैं और आपके सारे डाउट्स जो है वो सॉल्व हुए हैं और समझ में भी आपको आया है डेफिनेटली. सो लेट गेट स्टार्ट. टुडेज लेक्चर नंबर 4 हम टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए YSP UGET और AMRU HP पैरामेडिकल और नर्सिंग, साथ ही HPSET 2026 के लिए भी ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है. राइट, इस सीरीज से बाहर कुछ नहीं आएगा. हम चैप्टर वाइज जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्रक्स है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं. राइट, और कुछ चीजें हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो हम थ्योरी से नहीं बल्कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस से बेस्ट तरीके से सीख सकते हैं. तो शुरू करते हैं. पावर प्लस. आपके सामने है जिसके अंदर एक रिएक्शन आपको दे रखी है. इस तरह की क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं बट फिर भी हम लोग इसको करते हैं. सो 2N2O4 से बनता है 4NO2 और इसके अंदर हमें दे रखा है कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O4 है वो आपका K है. राइट, और जो रेट ऑफ अपियरेंस है आपका विच इज इक्वल्स टू K डैश. तो आपको K और K डैश के अंदर रिलेशन बताना है. ओके, राइट, बहुत इजी है, समझ रहे हैं आप लोग. सो आप इसका वो एक्सप्रेशन लिखिए. रेट ऑफ रिएक्शन को जो मैंने आपको एक्सप्रेशन लिखना सिखाया था जिसके अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम उसके रेट को डिवाइड करते हैं और फिर उनको हम इक्वेट कर सकते हैं रिएक्शन के अंदर. ठीक है. सो सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O4 कितना दे रखा है हमारी को K. सो हम यहाँ पे डायरेक्टली K लिख सकते हैं. राइट, और कोएफिशिएंट कितना है 2 है. N2O4 का कोएफिशिएंट कितना है भाई 2 है ना, दिख रहा है सभी को. राइट, यहां पर 2 है और NO2 का कोएफिशिएंट कितना है 4. सो और NO2 का जो रेट ऑफ अपीयरेंस है वो अपने को कितना दे रखा है भाई, वो अपने को दे रखा है हमारे पास में K डैश और उसका रेट ऑफ अपीयरेंस K डैश है और साथ ही में उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कितना है, जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो है 4. सो क्या आप यहां से रिलेशन नहीं बना सकते, क्या आप यहां से K डैश और K का रिलेशन नहीं बना सकते. सो यहां से जो K डैश है वो हो जाएगा 4/2 ऑफ K और ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स. सो जो फाइनल रिजल्ट आएगा सर दैट इज दिस. K डैश इज इक्वल्स टू 2K. समझ में आया सभी को ना. इस तरीके से रिलेशन बना लेनी है अपने आप को. राइट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड कर देना है उसके रेट से और फिर हम उसको इक्वेट कर सकते हैं. राइट, सो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से बेस्ट तरीके से सीखेंगे. ठीक है, और आपके कुछ भी डाउट्स आते हैं ना बच्चा, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भर भर के लिख सकते हैं आप लोग. आई एम एक्टिवली रिप्लाइंग ऑल ऑफ योर क्वेरीज. और पावर प्लस प्रीमियम ग्रुप भी कुछ बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया प्लीज कर लीजिए क्योंकि वहां पर डेली प्रैक्टिस पेपर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं. ठीक है, सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लास्ट में डिस्कस करता हूं आपके साथ. एक्टिवेशन एनर्जी एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. अब देखो भाई, हमने लास्ट क्लास में ये ना इस चीज पे चर्चा करी थी. किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक रिक्वायर्ड अमाउंट एनर्जी की जरूरत होती है. राइट, तभी उसके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक करते हैं, वो टूटते हैं. राइट, और फिर आपस में जुड़ते हैं. सो एनर्जी बैरियर टू द रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन के लिए ना एक उसके पास एक बैरियर होता है. कोई भी रिएक्शन यूं ही नहीं हो जाएगी. राइट, उसके लिए उसको एक रिक्वायर्ड अमाउंट की एनर्जी की जरूरत होती है. ठीक है, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. और ये कहा जाता है कि जो एनर्जी उसको जिस एनर्जी की जरूरत है
वो किस लिए उस एनर्जी की का इस्तेमाल कैसे करेगा रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो उस एनर्जी का यूज कैसे करेगा। सो वो क्या करता है, जो रिएक्टेंट होता है ना, अब रिएक्टेंट को तो प्रोडक्ट बनना है, बट वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने से पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी कि एक इंटरमीडिएट बनता है, राइट। क्या बनता है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है ये समझ लेते हैं। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अ केमिकल स्पीसीज विच पार्शियली ब्रोकन एंड पार्शियली फॉर्म्ड बॉन्ड्स। अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना, ये बीच का मैटर है, ठीक है। ना तो इसके बॉन्ड्स पूरी तरीके से टूटे हैं और ना ही नए बॉन्ड्स पूरी तरीके से बने हैं, तो ये एक इंटरमीडिएट है, राइट। इसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। समझ में आया। मैं आपको इसका कंक्लूजन दूं तो कंक्लूजन ये है, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ अमाउंट एनर्जी की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, जिसके कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कुछ बॉन्ड्स बन भी जाते हैं। सो पार्शियली ब्रोकन और पार्शियली फॉर्म्ड, आधा अधूरा, ठीक है। सो इसीलिए उसकी एनर्जी हमेशा हाई होती है उसके पार्शियल बॉन्ड्स की वजह से। समझ में आया। आप नोट्स बना रहे हैं ना, बिल्कुल इन पॉइंट्स को लिखिए, ठीक है। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो शीट है आपको मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपीज मिलेंगी, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, तो उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे। सो उन क्वेश्चंस का आंसर आप तभी कर सकते हैं तब आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट। सो अब देखिए, सो हमने एक जनरल रिएक्शन यहां पर लिया है कि सर ए और बी से मिलकर के बना है सी और डी। ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है। अब यू ही नहीं प्रोडक्ट बन गया बच्चे, प्रोडक्ट के बीच में भी एक फेज आया होगा जिसका नाम है एक्टिवेशन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। अब रिएक्शन दो तरह की होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लास 10th में पढ़ा है आप लोगों ने। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जो रिएक्शंस हीट को रिलीज करती हैं प्रोडक्ट के साथ। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हीट रिलीज करती हैं प्रोडक्ट के साथ, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हीट की जरूरत होती है तब जाकर के वो अपना प्रोडक्ट बनाएंगी। समझ पा रहे हैं आप लोग। सो ये दो ग्राफ आपको दिखाए गए हैं, हालांकि ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी है और सवाल आपसे आपकी बुक्स में होते हैं। सो यू विल हैव टू बी यू नो very knowledgeable to answer these questions. So, एक ग्राफ में आपको एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी तरफ आपको रिएक्शन की जो प्रोग्रेस है वो यहां पर दिखाई गई है, राइट। सो आप देखोगे कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है ना, वो फाइनल ये है, प्रोडक्ट ये है और रिएक्टेंट ये है। सो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, राइट, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी तो हमेशा सबसे हाई होती ही है, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट है जब वो प्रोडक्ट में आपका कन्वर्ट हुआ तो उसने एनर्जी को रिलीज किया। आप देखोगे कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है यहां पर, लेट से कोई भी नंबर ले लीजिए, ये ग्राफ होता है ना इस तरीके से, तो इस ग्राफ पर आप देखोगे कि जो रिएक्टेंट है, मैं अगर इसकी नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, तो आप देखोगे कि जो रिएक्टेंट है ना, उसके पास उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 5 है। लेकिन जब रिएक्टेंट की आप देखोगे, तो रिएक्टेंट की जब आप देखोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको लगभग यहां पर 2 के आसपास दिखाई देगी। तो उसकी जो एनर्जी है उसने वो रिलीज करी है। ऑल राइट। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं उस पे भी आप ग्राफ देख सकते हैं कि जो आपका रिएक्टेंट है A+B और जो प्रोडक्ट है C+D, उसमें उसकी जो प्रोडक्ट है उसका जो एनर्जी है वो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है,
ठीक है, आप देख सकते हैं अगर स्टार्टिंग में एक था, सो फाइनल लेट से 5 हो गया, मतलब ज्यादा हो गया। मैं तो एज्यूम रैंडम नंबर लेकर के आपको बता रहा हूं कि वो पहले अगर एक था तो उसको हमने इतनी एनर्जी और दी, तो ताकि उसका जो प्रोडक्ट है अब वो 5 एनर्जी पर है। ठीक है, सो रिएक्टेंट एक पे था और प्रोडक्ट 5 पे, तो हमने रिएक्टेंट को और एनर्जी दी, तो दैट्स व्हाई दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी निकली है, राइट? पहले 5 थी और प्रोडक्ट की 1 हो गई, तो बाकी एनर्जी का क्या हुआ? वो बाकी एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि जरूरी है किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट होने के लिए। ठीक है, और जो आपका कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट सुना होगा आपने, कैटलिस्ट। बस कैटलिस्ट कुछ नहीं करता, कैटलिस्ट सिर्फ इस एक्टिवेशन एनर्जी को, समझ पा रहे हैं, कि जो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है वो उस एनर्जी को कम कर देता है। मतलब कोई रिएक्शन को 5 जूल एनर्जी मिलेगी तभी उसकी रिएक्शन हो पाएगी। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, उस 5 को बोल देता है कि यार यार तुम 2 ले लो ना, तब भी तुम्हारी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो कैटलिस्ट आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, इसलिए आपकी रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ठीक है, कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो वो रोल होता है किसका, कैटलिस्ट का। तो वो मैंने आपको आगे की जानकारी अभी दे दी। ठीक है, बट आपको इस ग्राफ से क्लियर होना चाहिए व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक। इन ग्राफ को आपको रीड करना आना चाहिए कि सर पहले रिएक्टेंट की 5 थी, बाद में देखा क्या प्रोडक्ट की 2 हो गई, तो 5 से 2 हो गई, बाकी 3 कहां गई सर, वो 3 आपकी रिलीज हो गई। तो एक्सोथर्मिक में एनर्जी या फिर हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, राइट? अब सवाल देखिए, जो आप लास्ट क्लास में मैंने टॉपिक समझाया था आपको रेट कांस्टेंट का, और आपको ये बोला भी था कि रेट कांस्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सीधा सीधा एमसीक्यू है, पूछ लिया जाएगा। अगला सवाल रेट कांस्टेंट के ऊपर ही बेस्ड है। जो रेट कांस्टेंट होता है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको दोबारा एक्सप्लेन करूं सिंपल तरीके से, कि मान लीजिए प्रोडक्ट ए से प्रोडक्ट बी बना, तो जब हम इसका रेट लो का एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट लो लिखेंगे, सो वो हम लिखेंगे के, और फर्स्ट ऑर्डर है तो मतलब रिएक्टेंट की पावर 1 हो जाएगा, समझे? सो जो ये है आपका रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये आपका जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स का, या इंडिपेंडेंट है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट्स का, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन यूनिट्स का। तो देखो यार, स्क्वायर वाली बात तो गलती हो गई यहाँ पे, तो इसका कोई मतलब मीनिंग ही नहीं है कि स्क्वायर किसका स्क्वायर, राइट? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो रेट कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन यूनिट्स का यार, इसीलिए तो वो कॉन्सेंट क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट है ना। रेट कांस्टेंट तो सिर्फ टेम्परेचर के बदलने से बदलेगा, उसका कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे सवाल है बच्चे, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर के जो ट्रेंड आपके हैं उनके बेसिस पर ये नए क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए गए हैं, राइट? एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, सो ये सवाल है और इसके ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपके यहां पर ऑप्शन है। दिस इज, ये सवाल है आपका, दिस इज क्वेश्चन, एंड ये उसके 4 ऑप्शन है, राइट? सो अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। द रेट लो फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन फिर से आपको दे रखी है, ऑल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये एक्चुअली ये क्वेश्चन है और इसके ये 4 जो है आपके सामने ऑप्शन है। सो ये आपके जो 4 हैं ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस आर द ऑप्शंस। सो सवाल के अंदर हमारे पास फिर से एक रिएक्शन गिवन है और इसका जो एक्सप्रेशन है वो ये है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। सो इसका जो रेट एक्सप्रेशन है वो सिर्फ ये है, मतलब ये सर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि बी पे तो कुछ डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। उसका जब हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा तो उसके अंदर बी का कोई जिक्र नहीं हुआ, तो मतलब बी वहां पर अपनी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, सिंपल ए की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वो भी फर्स्ट ऑर्डर का ये रिएक्शन है। तो इस एक्सप्रेशन को देख करके हम उसका ऑर्डर पता कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। सो अब अगर हम अब इसके ऑप्शंस रीड कर लेते हैं, राइट। सो ऑप्शन में आप देखोगे डबल जो रेट है, रेट ऑफ द रिएक्शन है, जो रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो जाता है अगर हम बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दें। नहीं, बी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा वो, बी को चाहे आप डबल करो आधा करो, बी से फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसको, सो कुछ नहीं होगा, आधा हो जाएगा अगर हम कंसंट्रेशन ए की आधी कर दें। हाँ, क्योंकि वो ए की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ए को हम आधा करेंगे सो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो भी आधा हो जाएगा, ये जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर ए आधा होगा तो फिर आर भी आधा होगा। आर क्या है? आर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो रेट ऑफ द रिएक्शन को एक्चुअली 2 तरीके से लिख सकते हैं। कुछ बच्चों की मुझे डाउट आया कि सर आप ये कभी तो वो स्टोइकियोमेट्रिक वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। वो मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाया कि हमें रेट ऑफ एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जिसके अंदर स्टोइकियोमेट्री को उसके रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से डिवाइड कर देते हैं। दैट इज अ डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस। बट ये आपका यहाँ पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो ये आर भी, ये भी तो रेट ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है। और वो जो हम एक्सप्रेशन लिखते थे जिसके अंदर सभी इंक्लूड होंगे, जो रिएक्टेंट होगा उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा और जो प्रोडक्ट होगा उसका रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो दैट्स आल्सो अ वेरी गुड मेथड, राइट। कुछ चीजें हम वहां से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। सो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये कह रहे डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग, नहीं, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है। आई थिंक आपको समझ आया होगा, आपने एक्सप्रेशन को देख करके ये पता किया कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। हालांकि इसमें ऑर्डर नहीं पूछा हमारे से, ठीक है, बट अपने आप बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में ये थॉट आया कि दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा कि जो बी है ना वो तो उसके एक्सप्रेशन में कहीं है ही नहीं। सो चाहे आप बी को डबल करो, बी को आधा करो, तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ए को करोगे आधा तो रिएक्शन का जो रेट है वो भी होगा आधा। दैट्स ऑल, सिंपल रखिए। लिखिए इन सवालों को अपनी कॉपी में, ठीक है, इनके सॉल्यूशन लिखिए। जो चीजें मैंने आपको वर्बली बताई है, ऑरली बताई है, उनको भी आप की पॉइंट्स की तरह लिख लीजिए, समझे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको लेक्चर 4 तक सारी चीजें समझ आई है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर अपनी क्वेरी डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप हमारी फैमिली का जो पावर प्लस है उसका पार्ट बने, ठीक है। एंट्री फीस ओनली 49 रुपीज है, जस्ट अ नॉर्मल प्राइस। इतने रुपए में तो यार मतलब अफोर्डेबल है। यू कैन ज्वाइन, जिसके अंदर आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। रोज आप 10-15 सवाल प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट चैप्टर्स की, जो चैप्टर्स हम लोग कवर कर रहे हैं, जैसे अभी केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद मैं फिजिक्स का काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा, मोशन इन वन डायरेक्शनल, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, सो वो सब। और आपका प्लांट किंगडम भी कल से शुरू हुआ है। सो उन सभी ये जो चैप्टर चल रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको डेली प्रैक्टिस के लिए 10-15 सवाल मिलेंगे। आपको उन्हें अटेम्प्ट करना है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो हम सवाल करने से सीखते हैं, समझे। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा आपके ग्रुप में, वो सबसे पहले फॉरवर्ड किया जाएगा। 24/7 यार, ये सबसे अच्छा फीचर है कि डाउट सॉल्विंग आपकी होगी।
आपका कोई डाउट है किसी सवाल में, कोई भी पर्सनल, नॉन पर्सनल, एकेडमिक्स, कुछ भी है, जस्ट डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और जूम पर आपके साथ 1 to 1 मैं आपको देख पाऊंगा, राइट, और आप भी मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ मैं बोलता हूं और आप सुनते हो, फिर आप बोलेंगे और मैं आपको देख भी पाऊंगा, और मैं फिर सुनूंगा आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कैसे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो समझ के फिर उसके हिसाब से आपको चीज़ें आगे गाइड की जाएंगी। सो मोस्ट वेलकम। जुड़ना कैसे है सर, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले तो, और किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन में ये QR कोड को स्कैन कीजिए, और पेमेंट सक्सेसफुल करने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पर आप स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज दीजिए। उसके बाद आपको 2 से 5 मिनट के अंदर ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी, एंड यू कैन एक्सेस ऑल दिस फीचर्स, और बहुत कुछ है, राइट। ये तो जस्ट 4-5 चीजें लिख दी हाईलाइट करने को, वरना बहुत कुछ है, राइट। एग्जाम के बाद तक आपको सपोर्ट मिलेगी, एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज आपको इसमें अवेलेबल कराएंगे हम लोग, और यस, फुल सपोर्ट, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू। जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेक्चर 5 कमिंग सून।